गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो है त्रैमासिक परीक्षा जो होता है उसी का जो मैथ का क्वेश्चंस है वह लेके आए हैं। और आपको पता है कि हम यदि क्वेश्चंस बता रहे हैं तो एक एक क्वेश्चंस वही है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो बस आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना है। जो जो हम बता रहे हैं वो पूरा वीडियो देखिए और पढ़ के जाइए और हूबहू यही क्वेश्चन आने वाला है। तो बस आप जाइए और क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व करके आइए। तो आज का जो यह वीडियो है इसमें हम लोग जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है और कौन कौन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आपका जो है विषय कोड दिया हुआ है। तो विषय कोड देखिए आपका मैथमेटिक्स का जो होता है वह 110 होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे है क्लास 10 क्वार्टरली एग्जामिनेशन, त्रैमासिक परीक्षा जो होता है वह है और यह जुलाई 2026 में आप लोगों का होने वाला है। और 3 तारीख को आपका जो है यह एग्जाम है मैथमेटिक्स का। तो उसी में आपको छाप के आना है इसको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर रहा सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह। लेकिन उससे पहले आप एक बात और सुन लीजिए कि टोटल 70 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है ना। यह त्रैमासिक टेस्ट परीक्षा है जिसमें 70 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए मेन एग्जाम जो होता है उसमें तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसमें आपसे 170 क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें से आपको 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। और यही 40 क्वेश्चन हूबहू रहने वाला है। तो आप पूरा का पूरा वीडियो जो है वह देख के जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे और देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन। और सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई यहाँ पे है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू तथा आर है, जिससे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां अब पूछ रहा है यहाँ पे, आप पढ़े होंगे वास्तविक संख्या में कि आर जो है वह 0 से बड़ा और बराबर होता है और बी से छोटा होता है। आप क्या पढ़े कि आर 0 से बड़ा और बराबर होता है और बी से छोटा होता है। अब देखिए ये वाला ऑप्शन में कहाँ पे है। तो ये आपको ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना आपको। ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कि आर 0 से बड़ा और बराबर होगा और बी से छोटा होगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर वह क्या है। लेकिन उससे पहले यदि आप अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि 714 का अभाज्य गुणनखंड है। क्वेश्चन है कि 7 से 14 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब आप तो एकदम बढ़िया तरीका से अभाज्य गुणनखंड करना सीखे होंगे। अभाज्य गुणनखंड आप कैसे करते हैं तो आपको आता ही है। तो आपको करना यह है कि 714 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। और 714 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो आपका आएगा इस रूप का, ऑप्शन नंबर सी का 2 गुने 3 गुने 7 गुने 17 का। यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। और देखिए अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर वह क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का लॉ तथा मौसौ क्रमशः 72 तथा 6 है तो उन दो संख्याओं का गुणनफल होगा। अब मेरे भाई आप हमें बताइए कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लॉ गुने मौसौ। यानी कि मान लेते हैं कि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है तो ए और बी का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम, ठीक है ना, गुने एचसीएफ। एलसीएम गुने एचसीएफ यानी कि यहाँ पे लॉस और मौसत दिया है। ये दोनों का जो आप गुना कीजिएगा ना यही पहली संख्या तो गुने दूसरी संख्या का गुणनफल हो जाएगा। तो 72 और 6 का जो आप गुना करेंगे तो वह कितना आएगा जल्दी से बता दीजिए। 72 और 6 का गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा। तो सर 72 और 6 का जो हम लोग गुना करेंगे तो वो आ जाएगा 432। कितना आ जाएगा 432। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है। यही बना के आना है हूबहू, यही क्वेश्चन आने वाला है, हूबहू यही क्वेश्चन आएगा। लेकिन आप लोग अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। अब देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, तथा मौसौ क्रमशः 2366 एवं 13 है तो उसका लॉस होगा। अब लॉस बराबर आप सूत्र पढ़े हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे मौसौ। तो गुणनफल 2366 दिल है। यहाँ पे देखिए गुणनफल जो है वह 2366 दिल है और लॉस यहाँ पे दिल है आपका मौसौ दिल है 13। तो 2366 बटे 13 कर दीजिए और 2366 में जो आप 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा वो आ जाएगा 182। यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यह तो आप लोग पढ़े ही हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन यानी कि 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या का व्यापक रूप p बाई क्यू है। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है उसका व्यापक रूप p बाई क्यू है जहां p बराबर नहीं 0, p बराबर 0, q बराबर नहीं 0 और q बराबर 0। तो यदि किसी संख्या का जो है व्यापक रूप p बाई क्यू है और वहाँ पे q यदि 0 हो जाएगा और 0 से उस संख्या में हम मान भाग देंगे तो वह तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए और अगला क्वेश्चन यानी कि 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए आपका क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, इसमें से कौन सा संख्या है जो अपरिमेय संख्या का उदाहरण है यह आपको बताना
बताना है। अब देखिए ऑप्शन ए में है √225, इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा 15, यानी कि यह परिमेय संख्या है। 324 का भी वर्गमूल निकलेगा, 484 का भी निकलेगा, 624 का वर्गमूल निकलेगा क्या? 624 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह जो है वह अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। इसी प्रकार से आइए अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन यानी कि देखिए यहाँ पे 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और कह रहा है कि इसमें से कौन है जो अपने सरलतम रूप में है। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन है जो सरलतम रूप में है, यानी कि उससे छोटा उसको नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पे है 8/12, इसको तो किया जा सकता है, 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी यह अपने सरलतम रूप में नहीं है। 6/16 भी किया जा सकता है। क्या 5/24 का सरलतम रूप कोई है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर होगा, यह इस सरलतम रूप में है, इसको इससे छोटा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 8वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे, और देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है आपका क्या? तो देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और यह आप एकदम आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कि 5005 बराबर, यानी कि गुणनफल के रूप में लिखना है इसको। इसमें ऐसा कोई शर्त नहीं है कि भाज्य या अभाज्य, आपको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो जब आप 5005 का गुणनखंड करेंगे तो वह जो आपका आएगा मेरे भाई, वो आएगा ऑप्शन नंबर डी जो है उसके रूप में, 5 × 7 × 11 × 13 के रूप में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 9वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे क्या है। 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। आपसे पूछ रहा है कि पाई जो संख्या है वह किस प्रकार का है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या सम संख्या है या फिर विषम संख्या है, यह आपसे पूछ रहा है। तो पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है। आप क्या याद रखेंगे? तो सर हम याद रखेंगे कि पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है। पाई कैसा संख्या है? तो पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो होता है याद रखिएगा 22/7, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन पाई कौन सा संख्या है? तो सर पाई अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर, और देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी युग्म संख्या असहअभाज्य है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी युग्म संख्या है जो असहअभाज्य है, यह क्वेश्चन है आपका। अब देखिए ऑप्शन ए में है 16,24, बी में है 23,69, सी में है 14,35 और डी में है 42,55। तो सहअभाज्य संख्या हम लोग किसका कहते हैं? जिसका जो है कॉमन फैक्टर एक और केवल एक होता है, उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब यह चीज़ जो है आप इसमें खोजिए कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसका जो है कॉमन फैक्टर एक और केवल एक ही होगा। तो अब देखिए आप 42 और 55 जो है, इसमें एक के अलावा कोई ऐसा कॉमन लग रहा है जो दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन यदि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। कौन बहुपद नहीं है, नहीं कौन बहुपद है, आपको बहुपद ढूंढना है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधा खोजिए ना कि बहुपद कौन है, किसका पावर एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए ना पूर्ण संख्या किसका पावर है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए 2x + 3 पावर 1 है, x का है ना, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यह तो आपको एकदम अच्छी तरह से पता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b, जहाँ ax + b रैखिक बहुपद का व्यापक रूप तो है, लेकिन जहाँ पे क्या होता है a बराबर नहीं 0 या a बराबर 0 या b बराबर नहीं 0 या b बराबर 0। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b, जहाँ a बराबर नहीं 0 होता है। क्यों होता है भाई? तो जरा समझिएगा इसको। यदि ax + b इसका व्यापक रूप है, ठीक है, और a ही यदि हम 0 कर देंगे तो फिर x को 0 से गुना करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो x तो गायब ही हो जाएगा। तो a का मान 0 नहीं हो सकता है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप तो ax + b होता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वो, और 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि x² - 2x - 3 इसका गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए। और गुणनखंड करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आता है। तो जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के बाद देखिएगा आप, तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका x + 1 × x - 3, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, x + 1 और x - 3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये याद रखिए। अब यहाँ पे तो गुणनखंड नहीं बना सकते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप हल कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 14वां नंबर जो है वो, और देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है वह है आपका कि यदि बहुपद p(x) बराबर है x² - 3x - 4 तो p(2) होगा। अब एगो बहुपद आपको दिल है, एकदम आसान क्वेश्चन है, 9वां में भी आप पढ़े होंगे। p(x) दिल है और वहाँ पे आपसे p(2) पूछ रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 4, 6 4 10 -10, ये हो गया, इधर हो गया 2 दूना 4, तो -10 में से 4 जाएगा, यानी कि -6। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, और देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यकों का योगफल है। अब यह जो है द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में शून्यकों के योगफल का सूत्र आप क्या पढ़े हैं सर? पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? तो -b/a पढ़े हैं। चलिए अब b कौन होता है? x का गुणांक, तो x का गुणांक -1 है, तो एगो ई माइनस सूत्र वाला एगो ई माइनस, ठीक है, अब a है 3, तो माइनस गुने माइनस प्लस यानी कि 1/3 क्या होगा? तो सर 1/3 होगा। तो 1/3 कहाँ पे खोजिए? ऑप्शन में खोजिए 1/3। ऑप्शन में सर ऑप्शन नंबर सी है 1/3, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 16वां नंबर वह देखिए यहाँ पे है कि बहुपद 6x² माइनस 7 है। बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल है। क्वेश्चन है कि बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल है। अब यह भी द्विघात बहुपद है और इसमें शून्यकों के गुणनफल का सूत्र आप क्या पढ़े हैं? तो सर इसमें शून्यकों का गुणनफल का सूत्र हम पढ़े हैं c/a। तो c कौन है? -3 है, a कौन है? 6 है, तो -3/6 काटिएगा तो 3 का 3 3 6 यानी कि -1/2। अब -1/2 ऑप्शन में खोजिए ना कहाँ पे है? तो सर ऑप्शन नंबर बी है ना, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां नंबर, और देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि यदि 2x², ठीक है, यदि 2x² प्लस 3x प्लस 1 में x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे तो हम आपको भाग देके बता नहीं सकते हैं कि शेषफल क्या होगा, है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? 2x² प्लस 3x प्लस 1 में x प्लस 2 से भाग देना है, और जब आप इसमें x प्लस 2 से भाग देंगे तो शेषफल जो आएगा सो आपका 3 आएगा। ठीक है, ये हम बना लिए हैं, शेषफल 3 आता है, आप हल करके टिक मारिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि बहुपद 6x², क्वेश्चन है कि बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक है। अब यह एगो बहुपद दिल है, आपसे पूछ रहा है कि इसका शून्यक क्या होगा? तो यह द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक आप कैसे निकालेंगे? तो बराबर में 0 करके गुणनखंड बना लीजिएगा और एकदम आसानी से शून्यक निकल जाएगा। और जब आप शून्यक निकालेंगे तो यह आएगा 3,2 माइनस 1/3 ये आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है 19वां नंबर। और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि यदि बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस k के एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा? कह रहा है कि एगो बहुपद है 3x² प्लस 8x प्लस k, इसका एगो शून्यक जो है वह दूसरा का व्युत्क्रम है, यानी कि उल्टा है। तो आपसे पूछ रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा, यह आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? जल्दी से फटाक से आप लोग कमेंट कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, और अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद x² माइनस 5x प्लस 4 के शून्यक है तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है। तो 1/α प्लस 1/बीटा का बट्टा वाला जोड़ बनाएंगे तो यह आएगा अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल बट्टे शून्यकों का गुणनफल। इसे ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा का पहले मान निकालिए शून्यकों का योगफल, तो क्या होगा? तो -b/a, तो माइनस गुने माइनस प्लस 5/a यानी कि 5 बट्टा a तो 1 है, नहीं देंगे तो चलेगा, गुणनफल c/a, तो c है 4 a 1 है, यानी कि 5/4। आप खोजिए ऑप्शन में 5/4 का है। सर ऑप्शन में 5/4 है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन यानी कि देखिए 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए आपका यहाँ पे कह रहा है कि युगपत रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा शर्त है जो एक और केवल एक हल के लिए शर्त है? तो वह शर्त है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। आप पढ़े होंगे कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ऐसा यदि स्थिति आए तो उसका कितना हल होता है? तो सर एक और केवल एक हल होता है, तो वही ना अद्वितीय हुआ, यानी कि एक के अलावा दूसरा कोई नहीं, दैट इज अद्वितीय। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन यानी कि 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि यदि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 50 में y बराबर -4 हो तो x का मान, एगो समीकरण दिल है, ठीक है, इसमें y का मान दे देने हैं -4, आपसे x का मान पूछ रहा है, क्या आप नहीं निकालेंगे? आसानी से निकालेंगे। तो 2x प्लस 3y बराबर 50 है, y की जगह पे -4 रखिए, तो 3 चौका 12 -12, यानी कि 2x बराबर -12 उस साइड जाएगा तो +12, तो 2x बराबर 62, x बराबर 62/2 यानी कि कितना? 31। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि यदि दो युगपत रैखिक समीकरण के आलेख रेखा संपाती, यानी कि इस तरह से ग्राफ जाएगा, एक के ऊपर दूसरा ग्राफ जाएगा, संपाती हो तो उसका हल होगा, उसका अनंत हल होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यानी कि 24 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल तथा योगफल क्रमशः 12 तथा 7 है
तो उसका अंतर क्या होगा? तो गुणनफल कौन दो संख्या है जिसका गुणनफल 12 होता है, योगफल 7। तो 3 गुने 4 हो गया 12, ठीक है, 3 गुने 4 हो गया 12 और 3 + 4 हो गया 7, यानी कि यही संख्या है 3 और 4। और 4 3 का अंतर कितना हो जाएगा? 1 खोजिए ना, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी है, तो उसमें टिक मार दीजिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि x + y = 14, ठीक है, यदि x + y = 14 तथा x - y = 4, तो x और y का आपसे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो y कैंसिल, 2x = 14 4 18, यानी कि x = 9, x = 9 9 9 9, ऑप्शन नंबर बी में देखिए, पहले है ना x का मान b 9, अब y 5 आएगा ही, इस समय तो 9 नहीं ना है, शुरू में किसी में नहीं है x का मान 9, x का मान 9 आया है, यानी कि 9 ऑप्शन नंबर बी में है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शून्यक -2 तथा -3 है, ठीक है, शून्यक जो है वह है -2 तथा -3, कह रहा है यह इसका द्विघात बहुपद निकालिए। आप शून्यक दिला है, इसका द्विघात बहुपद कौन होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई सूत्र क्या है, तो x² - α + β इंटू x + α इंटू बीटा, तो -2 और -3 जुट के क्या हो जाएगा, -5, और माइनस गुने माइनस प्लस, यानी कि x² + 5x आएगा। x² + 5x कहाँ पे है ऑप्शन में, तो सर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एक सेकंड चेक कर लीजिए, -2 है और -3 है, तो x² - α + β, तो -2 और -3 -5, ठीक है, और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² + 5x होगा। क्लियर है? प्लस α इंटू बीटा, तो -2 गुने -3 +6, माइनस गुने माइनस +6। यहाँ पे आप देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसको हल करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे शून्य है, -2 और -3 उसका द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका सूत्र है, सूत्र यह है x² - x, एक सेकंड x² - α + बीटा इंटू x + α इंटू बीटा, ठीक है, इस तरह से है ये सूत्र है। इससे बैठा के आप निकाल लीजिएगा, जो भी है उसमें आप टिक मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वह देखिए 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या है। 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि बहुपद cx² + bx + a के शून्यकों का योगफल है। कह रहा है कि एगो बहुपद है cx² + bx + a, इसके कह रहा है कि शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या होता है, तो सर शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है -b/a। अब b कौन है, तो b ba है, तो -b/a कौन है, तो a है c, तो -b/c कहाँ पे है, तो सर -b/c ऑप्शन नंबर सी में है, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन 28 नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 28वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि 2 अंकों से बनी संख्या x y है, तो इसे लिखा जा सकता है। कह रहा है कि 2 अंकों से बना संख्या x और y है, तो इसे लिखा जा सकता है। तो इकाई अंक कौन है, इकाई अंक y है, दहाई अंक x है, तो 10x + y के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं, एकदम लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समस्या पढ़े हैं ना आप लोग, उसी का यह क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आइए, और अगला क्वेश्चन यानी कि 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 ज़्यादा हो, क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 ज़्यादा हो तो उस भिन्न का व्युत्क्रम होगा। यह आपसे पूछ रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न का अंश जो है उसके हर से 3 ज़्यादा है तो उस भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा, तो उस भिन्न का व्युत्क्रम 4/7 होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए 70 में से केवल 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो पूरा उतना दिमाग को खराब नहीं करना है, ठीक है ना। पहले आप टिक करते जाइए कितना आपसे बन रहा है, ठीक ना, और बचे उसके बाद दिमाग लगाइए, वैसे बचेगा ही नहीं, एकदम आसानी से आपका बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे 30वां नंबर कि यदि 2x + y = 2x - y = √8, तो y का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो y का वैल्यू होगा सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए, और अगला क्वेश्चन यानी कि 31वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। और देखिए 31वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि द्विघात समीकरण bx² + cx + a = 0 के विवेचक का मान होगा। तो विवेचक का सूत्र आप क्या पढ़े हैं, d बराबर, बताइए फटाक से, पढ़े हैं ना, पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो सर पढ़े हैं b² - 4ac। यहाँ पे कब, जब b रहता था, लेकिन यहाँ पर b कौन है, c है, तो c² होगा -4, a कौन है, b है, c कौन है, a है, तो c² - 4bc कहाँ पे है, c² - 4bc कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर c² - 4bc कहाँ पे है, यह खोजिए, एक सेकेंड। d बराबर b² - 4ac, तो b कौन है, b यहाँ पे है आपका c, तो c², ठीक है ना, -4ac, तो a है b, ठीक है ना, a है b,
और सी है ए, ठीक है, ए है बी ए, हाँ बी ए बी, ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि 32वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 32 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है भाई, तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए यहाँ पे है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक आपसे पूछ रहा है, यानी कि डी क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक सूत्र क्या है, एक सेकेंड बना के ही दिखा देते हैं भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब बी कौन है, माइनस 1 है, तो माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, यह एक ही हो जाएगा, माइनस 4ac, तो 4 गुने ए कौन है, 1 है, और सी कौन है, 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1 का 4 दूना 8, 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 7, -7, ठीक है, इधर माइनस में आएगा, तो -7 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है, इसको टिक मारिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सब आप हल करके टिक मारिएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 33 नंबर, वह क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 33 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 बराबर 0 के मूल की प्रकृति है, इसमें आपको डी निकालना है, और डी यदि एक आ गया, याद रखिएगा इसका शर्त है, डी यदि एक आ गया तो मूल जो होगा वह वास्तविक एवं असमान होगा, और इसका जो डी आता है वह एक आता है, तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन एक बार फटाक से जो है आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए 34 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। पता है आपको कैसे, देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा है और 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है, तो सर ये सूत्र तो साइन स्क्वायर थीटा का है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है सर, तो 1 कहाँ पे है, तो 1 है सर ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 35वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5, ठीक है, यदि साइन थीटा बराबर है 4/5, तो कॉस थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, एकदम आसान है, साइन का मान 4/5 है, यानी कि पी जो है सो 4 है और एच जो है सो 5 है, तो बी निकाल लीजिए, तो 5 25, 4 चौका 16, 25 से 16 गया 9, यानी कि 3 आएगा बी का मान। अब कॉस का सूत्र होता है BYS, तो 3/h है, 5 3/5 कहाँ पे है, सर ऑप्शन नंबर ए है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 वह देखिए यहाँ पे क्या है, एकदम आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि यदि त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री है, तो tan A का मान क्या होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि एगो जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, राइट एंगल टाइप में, ठीक ना। अब यहाँ पे मान रख दीजिए कि त्रिभुज ABC है, ABC है, ठीक है, अब B 90 डिग्री है, B 90 डिग्री है, तो tan A का मान पूछा है, तो जब A एंगल होगा तो ये होगा P, यानी कि BCP होगा, ठीक है, और B कौन होगा, तो AB होगा। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, P/B, यानी कि BC/AB होगा, BC/AB कहाँ पे है, BC/AB, तो सर BC/AB ऑप्शन नंबर B है, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको बनाना है, क्लियर है ना। अब इस क्वेश्चन का डायरेक्ट हम अगला का आंसर बताएंगे, ऐसा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए, और 37 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए आप, तो 37 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि साइन 69/cos 21 का मान क्या होगा। इस सब क्वेश्चन का जो है ना आंख बंद करके एक में टिक मार देना है, 37 नंबर इस टाइप के क्वेश्चन का। तो देखिए ऑप्शन में 1 कहाँ पे, तो सर ऑप्शन में 1 तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो उसी में टिक मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो, और देखो अगला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में कौन इकाई के बराबर नहीं है, इकाई माने 1 के बराबर नहीं है, यह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, यानी कि इकाई के बराबर है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, यानी कि इकाई के बराबर है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, यानी कि इकाई के बराबर है। तो कौन नहीं है भाई, तो जब ये तीनों है तो डी ये ना नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यानी कि 39 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, और देखिए यहाँ पे 39 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, तो 39 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यदि tan थीटा बराबर है cot थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप हमको बताइए कि कौन सा ऐसा थीटा का मान है जो tan और cot दोनों का बराबर होता है। तो सर tan 45 और cot 45 का है भाई, तो सर tan 45 का भी मान 1 होता है और cot 45 का भी मान 1 ही होता है, यानी कि 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि cos 30 का मान होता है। इसीलिए कहते हैं ना आप लोगों को कि मान सारणी बढ़िया से याद कर लेना है, और नहीं याद हुआ है तो अपने ही चैनल पे ट्रिक वाला वीडियो है ना उसको देखिए ना, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है,
cos 30 का मान आपको पूछा है, तो cos 30 का मान जो है वह किसके बराबर होता है? तो cos 30 का जो मान होता है सर sin 60 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो sin 60 के बराबर होता है। cos 30 का भी मान √3/2 और sin 60 का भी मान √3/2। तो यह कैसे बनेगा? कैसे यह बनेगा? जब आपको मान सारणी याद रहेगा तब। तो मान सारणी इसलिए ना कर रहे हैं याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन 41 नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 41 नंबर जो क्वेश्चन है वह, इस टाइप का क्वेश्चन यदि गुना में रहे, ध्यान से सुनिए, इस टाइप का क्वेश्चन यदि गुना में रहे, क्या कह रहे हैं सर? इस टाइप का क्वेश्चन यदि गुना में रहे तो आंख को करना बंद और सीधा मार देना 1 में टिक। आंख को करना है बंद और सीधा कहाँ टिक मारना है? तो सर सीधा 1 में टिक मारना है, सीधा 1 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जब जोर वाला रहेगा तो उसका भी बताएंगे, अभी गुना वाला सीखो ना। अगला क्वेश्चन 42 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि cot थीटा बराबर होता है। तो cot थीटा बराबर सूत्र आप याद किए हैं ना? क्या याद किए हैं? cos थीटा बट्टे sin थीटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 43 नंबर जो क्वेश्चन है वह, और 43 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 90 है। तो कौसी बताए थे कि अब दोबारा त्रिभुज का चित्र नहीं बनाएंगे, सीधा आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर साइन बी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइन बी होगा, यानी कि कॉसी या साइन बी बराबर होगा। वैसे ही मान निकालिएगा बट्टा में, जैसे हम निकाल के बताए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 44 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, और 44 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यदि साइन 77 डिग्री बराबर x है तो cos 77 डिग्री बराबर क्या होगा? तो साइन को cos के रूप में तोड़िए ना। तो सर साइन को cos के रूप में, cos को साइन के रूप में तोड़ेंगे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन का मान कितना है? 77, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। √1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ पे है भाई? कहाँ नुकायल है जी? बी में नुकायल है वो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब आ गया जोर वाला। अब सर कैसे वो वाला ट्रिक काम करेगा? तो अरे गधा, बताए थे कि गुना वाला में आंख बंद करके 1 में मारना है, जोर वाला में नहीं। ठीक है, और वैसे भी ये जो क्वेश्चन है ये तो मान न बैठाने वाला है, तो इसमें तो मान बैठाना पड़ेगा तुमको। साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का मान जो है √3/2 मान बैठाना है, tan 45 का मान 1, ऐसे मान बैठा करके इसको हल करना है। ठीक है, और हल जो कीजिएगा आप, तो 45 नंबर क्वेश्चन का हल करके जो आंसर आएगा आपका सो आपका आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, यानी कि 46वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 46 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 46 नंबर जो क्वेश्चन है वह है सेक स्क्वायर 60 डिग्री गुने साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री गुने कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान निकालना है। मान बैठा मान निकालो। अब भाई इस क्वेश्चन को तो हम इसमें हल नहीं कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं। वैसे हल करने के बाद इसका जो मान आएगा वह 0 आएगा। ठीक है, हल आप कर लीजिएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। समरूप त्रिभुज वाला क्वेश्चन आ गया। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो AC बराबर DF है, तो फिर इसके बराबर में क्या होगा? त्रिभुज बनाना है, नहीं ना। आधार खोजिए। तो आधार कौन है? आधार ABC, इसका आधार होगा BC, इसका आधार होगा EF। तो BC/EF खोजिए, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो BC/EF इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर जो क्वेश्चन है वह, और 48 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किस प्रकार के 2 त्रिभुज सर्वदा समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं यदि वह एक ही प्रकार का है तो हमेशा वह समरूप ही होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 49वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे 49वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है 49वां नंबर कि x अक्ष तथा y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? अरे गधा, यो नहीं पता है? पता है सर, क्या पता है? तो मूल बिंदु कहते हैं। तो मारो ना मूल बिंदु में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए, ठीक है 50वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि बिंदु -4, -3 की मूल बिंदु से दूरी होगी है, तो सूत्र से है √x² - y²। ठीक है, तो आप एकदम आसानी से निकाल लीजिएगा। क्या निकलेगा? तो एकदम आसानी से निकाल लेना है, जो भी आए उसको हल कर लेना है। ठीक है, जो भी आएगा उसमें टिक मार लीजिएगा और हल जो कीजिएगा तो ये जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 5 इकाई। कितना आएगा? 5 इकाई। तो इसका सूत्र होता है √x² + y², उस सूत्र से निकालिएगा। ठीक है, तो ये 5 इकाई निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यह राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो, और 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं हल्का 0,0। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु -5,8 का भुज है, हल्का -5 है, x अक्ष भुज, y अक्ष कोटि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर
53 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि -7 -12 की एक्स अक्ष से दूरी होगी तो 12 इकाई होगा रिवर्स। एक्स अक्ष से दूरी यानी कि वाई वाला बिंदु, तो वाई वाला बिंदु कितना है -12 और उल्टा होगा, माइनस में है तो प्लस होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए 54 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, यह सब हल करने वाला क्वेश्चन है। बिंदु 7,13 तथा 10,9 के बीच की दूरी होगी, दूरी निकालिए √(x1 - x2) का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो 7 - 10 का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर 9, 13 - 9 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16। तो 16 9 25 और 25 का वर्गमूल निकलेगा 5 यानी कि 5 इकाई। ऑप्शन नंबर बी। अरे भाई बिना बनैले बन जा रहा है जी। अगला क्वेश्चन देखिए 55वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 55 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निरूपण है। क्वेश्चन है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निरूपण है, तो y अक्ष पर क्या होता है x नियामक, y अक्ष पर x नियामक क्या होगा, तो y अक्ष पर x नियामक होगा सर y, 0। y का मान तो होगा लेकिन x का कोई मान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। देखिए 56वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि बिंदु 4,7, क्वेश्चन देखिए एकदम हड़बड़ाना नहीं है, ठीक ना। देखिए बिंदु है 4,7 और 6,5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, 4,7 और 6,5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, दैट इज फॉर्मूला। और यह यदि आपको नहीं याद है तो नहीं बनेगा भाई, सूत्र याद कीजिए। तो सूत्र है x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो 4 + 6 10/2 यानी कि 5, 7 + 5 यानी कि 12/2 यानी कि 6। 5,6 खोजो कहाँ पे है, तो सर खोज लिए क्या खोज लिया जी, तो सर खोज लिए ना 5,6 होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि किसी त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे को किस अनुपात में विभक्त करती है। क्वेश्चन है कि किसी भी त्रिभुज का माध्यिका जो है वह एक दूसरे को किस अनुपात में विभक्त करता है, तो 2:1 में। अगला क्वेश्चन पे आइए 58 नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 58 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को कहा जाता है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को कहा जाता है, परिकेंद्र कहा जाता है। यह सब एकदम आसान। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और देखिए अगला क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो एगो तो 90 डिग्री होगा। तो न्यून कोण कई गो हो सकता है भाई, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कितना बोले सर, 180 बोले हैं गधा, और एगो 90 डिग्री रहता ही है। तो 180 में से 90 यानी कि 90 डिग्री का कोण बच गया। अब 90 डिग्री में दुनू रहेगा, ठीक है, तो 90 डिग्री में होगा, तो एगो 45 आप न्यून कोण किसको कहते हैं, 90 डिग्री से छोटा कोण को, तो दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होगा, यानी कि अधिकतम 2 न्यून कोण हो सकता है। कई गो, 2। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। अगला क्वेश्चन 60वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 60वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे आपका है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा उन कोणों को अंतर्निहित करने वाली भुजा एक ही अनुपात में हो, तो त्रिभुज के बीच कैसन संबंध होता है, सर्वांग समता का, कि बराबर का, कि समरूप का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह जो संबंध होता है वह समरूप का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए अगला क्वेश्चन 61वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 61 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा जीवा की लंबाई क्रमशः 29 सेमी तथा 40 सेमी है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी होगी। कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा जीवा की लंबाई जो है वह 29 सेमी और 40 सेमी है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी कितना होगी, तो ऑप्शन ए में है 20 सेमी, बी में है 21 सेमी, सी में है 42 सेमी और डी में है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दो, फटाक से बता दो। 61 नंबर क्वेश्चन का सर बी होगा 21 सेमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए, यानी कि 62वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 62 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमाप कितना होगा, परिमिति कितना होगा। सूत्र नहीं याद है, नहीं बनेगा, भागो। सूत्र याद है तो बनेगा, तो सर सूत्र बता दीजिए। सूत्र है बाबू पाई + 2 × r, पाई + 2 × r। अब मान बैठाओ पाई का 22/7 + 2, ठीक है, आगुने आर, तो 7 दूना 14 आ 22, तो 14 2 16 आ 20, 36/7, 7 से 7 गया यानी कि 36। 36 खोजो कहाँ पे है सर, 36 36 36 36 36 36, सर 36 है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी में टिक मारो, ऑप्शन नंबर डी में टिक मारो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, तुम हल करना। ठीक है ना, देखिए मुंह से कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, तुम हल करना कॉपी पे। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन, 14 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 होगा, क्षेत्रफल होता है πr², यानी कि 22/7 × 7 × 7, एगो 7 से एगो 7 गया, 22 × 7 = 154। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सर।
चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, 64वां नंबर जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। और 64 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिल है 4√3, तो पूछ रहा है कि इसका परिमाप कितना होगा। तो भुजा बराबर क्या होता है, तो सर भुजा बराबर होता है क्षेत्रफल बट्टा √3, क्षेत्रफल बट्टा √3। तो √3 से √3 गया यानी कि भुजा बच गया 4, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 सेमी होगा परिमाप। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे देखिए आप 65 नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 65 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। सिंपल है, व्यास। वृत्त का जो सबसे बड़का जीवा होता है वह क्या कहलाता है सर, तो वृत्त का जो सबसे बड़का जीवा होता है ना वह कहलाता है व्यास। देखो ये सब वृत्त का जीवा है, इसमें जो सबसे बड़का जीवा होगा ठीक बीच वाला वह वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। सबसे बड़का जीवा व्यास कहलाता है। क्लियर है, क्लियर है सर, समझ गए समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 66 नंबर जो क्वेश्चन है उस पे आओ। और देखो 66 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किसी बाह्य बिंदु से, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए ये है, दिस इज वृत्त, और कोई बाह्य बिंदु है यहाँ पर, इससे इस पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो याद रखिएगा 2। कितना सर 2, केवल 2। लेकिन यदि सवाल में बाह्य बिंदु नहीं रहेगा, वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, अनंत। वृत्त पर कितना खींचा जा सकता है, अनंत। लेकिन किसी बाह्य बिंदु से कितना, केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 67वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। 67 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि यदि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 3:4 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, तो सर वृत्त का परिधि का सूत्र तो थोड़ा बहुत याद है, होता है 2πr। तो 2 है 1 और 2 कर देते हैं, 2πr2 कर देते हैं। 2π से 2π गया तो क्या बचता है, r1/r2 न बचता है, यानी कि 3 और 4 है त्रिज्या। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो वहाँ पर भी तो πr से πr कट जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 चौका 16, है ना। 3 तिया 9, 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी कि 9/16, यानी कि 9:16। तो 9:16 कहाँ पे है, तो सर 9:16 तो हमको शायद दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी ये ना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए। 68वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए। और देखिए 68 नंबर जो क्वेश्चन है वह है आपका कि 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि है। किसी सेमी का त्रिज्या 42 है तो उसका परिधि क्या होगा, तो 2πr होता है सर। तो 2 गुने पाई के मान 22/7 गुने 42, 7 छक्के 42, 22 दूना 44। तो 44 गुने 6, 4 छक्के 24, 240, 4 छक्के 24, 264। कहाँ पे है 264 भाई, सर ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आइए। 69 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए। और देखिए 69 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्य कितना होगा। भाई लिखो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन है, लिख के फटाक से बताओ। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 14, 15, 16 नहीं होगा, 17, 19, 21 जो भी है लिखो और उसका माध्य निकालो। 21 नहीं होगा, सॉरी भाई 23 होगा। तो ये सब लिखो और उसका माध्य निकालो। तो निकालने के बाद जो मान आएगा सो 11.9 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन 70वां क्वेश्चन, 70वां, 21 गो प्रायिकता से ऑब्जेक्टिव पूछा है। और क्वेश्चन है कि एक पासा को लुढ़काया जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासे पर सम संख्या कौन कौन होता है, तो सर 2, 4, 6 यानी कि 3 गो होता है। टोटल घटना 6, 3/6, 3/6, 3/6, 3 1 3, 3 दूना 6, 1/2, 1/2 कहाँ पे है, तो सर 1/2 ऑप्शन नंबर ए में है। तो टिक मारो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको टोटल का टोटल 70 का 70 क्वेश्चन मैथ का बता दिया है, जो आपसे आपके एग्जाम में 3 तारीख को पूछा ही जाएगा। तो फिर देर किस बात की है, देखो ना बार बार वीडियो को, सीख के जाओ ना और सीधे बना के आओ फटाक से। ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।